इमरान खान ने कहा है हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। बहनों ने उनको बताया कि बाहर बात हो रही है कि नून लीग आपसे बात करना चाहती है। उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कोई ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा। 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे उस पे ये तहरीक पीक करेगी। अगर हुकूमत आपके साथ जिनवन है, ऑनेस्ट है, तो कुछ पॉजिटिव स्टेप लेने चाहिए। एटलीस्ट रिहाई ना हो फिलहाल, लेकिन ये एक्सेस तो आप रिस्टोर करें। हमारी तो कोशिश है कि खान साहब की फिलफोर रिहाई हो, बुशरा बीबी की फिलफोर रिहाई हो। खान साहब ने आज को खास बात की हो, पैगामात दी हो, बहुत सारी उमूरों पे बात हुई है। इंशाअल्लाह ताला इस पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। आज का प्रोग्राम इसमें 2 इश्यूज डिस्कस होंगे। पहला इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। साथ उन्होंने कहा जी ये जो तहरीक है 5 अगस्त को पीक पे जानी चाहिए, और साथ उन्होंने धमकी दी है कि जो लोग पार्टी के अंदर इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकते वो फारग हैं पार्टी से, वो चले जाएं, वरना मैं बाहर आके उनको निकाल दूंगा। तो कौन लोग हैं जो वजन नहीं उठा पा रहे पार्टी के बयानिए का, ये एक सवाल है। आज के शो में इसको डिस्कस भी किया जाएगा। और साथ ही इमरान खान साहब की तरफ से या इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे पाकिस्तान में आके इस तहरीक को लीड करेंगे, और अगर बहनें गिरफ्तार हो गई तो उनके बच्चे जो हैं वो तहरीक चलाएंगे। ये किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव, एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक इलामिया, एक ऐलान, एक हुक्म जारी हुआ है, और उस हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का जो इलामिया है उसको कालअदम करार दे दिया गया है, और 10 दिन दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टीज की बात सुन के फिर मखसूस सीटों का फैसला करे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसे कालादम करार दे दिया पेशावर हाई कोर्ट ने, या इसमें से कुछ नई चीजें निकलेंगी, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर शहादत आवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। मैडम ये फरमाइएगा, ये तहरीक क्यों नहीं चल पा रही पार्टी की तरफ से, और ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने कहा जी सबको निकाल दूंगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए जी, तहरीक तो चलती है, लोग चलाते हैं, हम देखते हैं कि लोग निकलते भी हैं, लेकिन कुछ इस वक्त जब आप लोगों को देखें ना, बहुत से लोग तो जेलों में, जो ओरिजिनल लीडरशिप थी वो तो सब जेलों में, और जिन लोगों को अब रखा उसमें से बहुत से हमारे पुराने लोग भी हैं। तो मामलात काफी मुश्किल हैं, लोगों के ऊपर हर किस्म का दबाव है। इतनी बड़ी पार्टी है, सारी की सारी पार है। हम तो निकलने को तैयार हैं, हम तो कहते हैं हम अडियाला जेल जाके हर हफ्ते धरना देंगे, हर हफ्ते जाने को तैयार है। हमारी गौहर खान साहब को बताएं ना जी, हम जाना चाह रहे हैं, चलें, लीड करें। बात यह कि इतने बड़े हम तो छोटे छोटे वर्कर हैं पार्टी के, हमारी एक्सेस नहीं है। अगर वो हमारी बात सुन ले, हमें टाइम दे दें, तो हम तो उनको जब मैं अडियाला जेल पिछले साल अगस्त सितंबर में मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी, तो तब हमने तो गौहर साहब को ये कहा था, तो उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। और लेकिन आई थिंक देखिए, अब तो ओहदेदारों को छोड़ के आम अवाम, आप देखें ना केपी में लोग किस तरह से बात करते हैं, और पंजाब में भी। लेकिन पंजाब में ये है कि लोगों के साथ काफ़ी मुश्किलात। मैं लाहौर से हूँ, लाहौर में अभी भी हमारे इतने लोग हैं जो हफ्ते में 3-3 दफ़ा कोट लखपत जाते हैं। गरीब लोग, देखें जी, जो नामी ग्रामी लोग होते हैं उनको तो उनकी शनासाई हो जाती है, लेकिन जो आम गरीब बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसकी तो जिंदगी तबाह हो गई। 2 साल से वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। चाहिए ना उनका केस लड़े, इतने ज्यादा बड़े बड़े वकील हैं, वो लाहौर जाते ही नहीं, वो शाह महमूद कोई हिसाब से नहीं मिलते जी। तो बाकी आम वर्कर की बारी कब आएगी? मेरा ख्याल है जाना चाहते हैं, मसाइल बहुत से हैं, हर आदमी के ऊपर 40-40 केस हैं। आप मुझे बताएं, वो कभी सरगोदा जा रहे होते हैं, कभी खुशाब जा रहे होते हैं, कभी उनकी तो पेशियां ही पूरी नहीं होती। एक एक आदमी के ऊपर आपको पता है 40-50 जो बड़े ओहदेदार हैं उनके ऊपर 40 से ऊपर ही केस हैं।
तो वो अपने आप को कहाँ से निकालें, कहाँ से अपने मसाइल कम करें। तो मुश्किलात तो अच्छी तरह से जकड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की ये वाली स्ट्रैटेजी चल रही है, लेकिन कामयाब हो रही है। लेकिन मसला ये है इन्होंने कि आपसे सीखा है। वैसे आपके दौर में जो आपने 400 केस बनाए थे हर एक पर्सनालिटी पे, उसको समझ नहीं आती थी कि इधर जाना है, मैंने इधर जाना है, उधर जाना है। इवन राना सनाउल्लाह साहब पे 16 किलो हेरोइन तक डाल दी गई थी। तो वो मेरा ख्याल है वही टेक्निक अभी इस्तेमाल तो ये देखिए जी, किसी को तो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए ना। तो चले हम बहुत बुरे थे, तो ये तो हम तो पहली दफा आए थे, 3.5 साल का हमने गुनाह किया। लेकिन जो 40 साल से हैं और जिनको इतना, आप देखें ना, शहादत अवान साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी बड़ी एक्सपीरियंस्ड पार्टी है, नून लीग भी बहुत एक्सपीरियंस्ड पार्टी है। तो कभी तो कोई बेहतर स्टेप किसी को लेना चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था दोनों पार्टियों ने, तब ही पीटीआई बनी थी। लेकिन सर ये समझने की बातें हैं। मैं कहना चाहूंगा सर कि 2008 से 2013 में अगर एक केस भी कोई भी पॉलिटिकल आदमी बता दे, किसी पार्टी का भी बता दो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में थी तो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई हो, मैं नहीं समझता हूं कि किसी आदमी पर कोई किसी किस्म का नाजायज केस नहीं बना। जहां तक अब जो है मेरी बहन जो बात कर रही हैं, तो ये बात तो है कि लोगों के ऊपर इस किस्म के केसेस बने, लोगों का सीखा हुआ आज दोहराया जा रहा है। बल्कि उस वक्त तो ये भी कहा जाता था कि जेल के अंदर बिल्कुल बिजली के पंखे भी उतार दें और सारी सहूलतें जो हैं वो भी खत्म कर दी जाए। लेकिन जिन वर्कर्स ने जो कि तोड़ फोड़ की, शहीदों की यादगारें जिन्होंने मसबार की, जिन्होंने जहाज़ों की, जिन्होंने आगें लगाई, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टीज ख़त्म की, इवन के इस्लामाबाद जो है रेड जोन के अंदर आप देखें कि घास तक, दरख्तों का उनका क्या कसूर था, सीढ़ी के जो चीज़ें थी उनको जो है जलाओ घराओ उनका कर दिया गया, उनकी तोड़ फोड़ हुई। तो डेफिनेटली कानून तो अपनी एक्शन में आएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि यही वजह है कि उसके बाद ये जब से कानून एक्शन में आया, मोशन में आया, तो उसके बाद जो है पीटीआई ने जब भी कोई कॉल दी है अपने एहतजाज की, तो उसको किसी न किसी वजह से उसको वापस ले लिया गया है। और अभी भी आप देखेंगे 5 अगस्त किसने देखा, खुदा खैर करे, बहुत दिल्ली दूर की बात है। तो मेरा कहना ये है, खान साहब का ये कहना है कि मैंने तहरीक स्टार्ट कर दी है, अब बाहर वर्कर्स को भी करनी चाहिए। सर हमारी गुजारिश ये है कि बिल्कुल देखें, मैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी का ये हक है कि उसको आज़ादी इजहार राय होना चाहिए, उसका डेमोक्रेटिक हक है कि वो गवर्नमेंट के हक में या गवर्नमेंट के सामने बोले। लेकिन ये पार्टी तो ईवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, जहाँ बोलने की जगह है वहाँ पे तो ये शोर शराबा शुरू कर देते हैं, वहाँ पे तो ये तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं और बार कहते हैं जी एक बार हम अपना एहतजाज शुरू करेंगे। तो मेरा कहना ये है, बिल्कुल मेरी बहन सही कह रही कि किसी को तो जो है होश के नाखन लेने चाहिए। मेरा कहना यह है कि इस वक्त यह है कि हमारी खित्ते की जो सूरत हाल है, जो हमारे बॉर्डर की पोजीशन है, हमें मुल्क का सोचना चाहिए और हमें अपने छोटे छोटे अपने ज़ाती मफादात के लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और हम बड़े, मैं समझता हूँ इम्तिहान की घड़ी है पाकिस्तान के ऊपर सराउंडिंग में। आप ईरान की सूरत हाल देख लें, अफगानिस्तान की पोजीशन देख लें, इंडिया जो है उसको जिस तरीके से हमने कोट लगाई है, मार दी है, तो साफ ज़ाहिर है कि वो भी अगर वो प्लानिंग भी कर, अगर वो प्लानिंग कर रहा है तो प्लानिंग ही करता रह गया, उसे हमारी प्लानिंग का भी पता है। अगले दिन हमारे जो फील्ड मार्शल साहब ने NDU के अंदर जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखें इससे तगड़ा आपको सख्त जवाब दिया जाएगा कि आप दोबारा कभी को सोच भी नहीं पाएंगे और ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। उसमें बहुत बड़ा उन्होंने इशारा दे दिया। और मैं ये कहता हूँ इसका क्रेडिट जो है मेरी पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है कि जिन्होंने जो एटॉमिक की बुनियाद रखी, इस मुल्क को एटॉमिक जो है बम बनाया और वो किया, उसकी वजह ही से आज जो हमारी सर्वाइवल है और उसी की वजह से जो है ना वो अपने बिल में घुसे हुए हमारे मुखालिफ। दानियाल साहब दानियाल साहब ये फरमाइए सर, ये आप हमेशा ये कहते थे कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपने बच्चों को लेके आएँ कि ये कैसा वालिद है, खुद जेल में है, बच्चे UK के अंदर बैठे हुए हैं। अब बच्चों ने अपने वालिद के लिए तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अब वो पहले अमेरिका जाएंगे और वहां जाके इमरान खान साहब की बात करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान आके लीड करेंगे। तो मुझे लगता है ये महाज बड़ा गर्म होने वाला है, जिसमें इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे भी पाकिस्तान में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। चौधरी साहब, पहले आई वांट टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स। पहले जिस बोझ की बात करते हैं कि इमरान खान जो है, उनकी जमात के मेजॉरिटी लोग इमरान खान का बयानिया जो जलाओ गिराओ का है, जो अपनी अफवाज के खिलाफ है,
जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के ख़िलाफ़ है, जो शुहदाओं के मुजस्मे जलाने का बयानिया है, उसको अपने बोझ पे उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये बार बार हर दफ़ा एक नई डेडलाइन, एक नया हदफ इसलिए देते हैं कि आपने देखा जब IMF पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट कर रहा था तो इन्होंने अमेरिका में खड़े होकर अपने अफवाज के, अपने आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोसेशंस किए और उन्होंने कहा कि IMF अगर पाकिस्तान के साथ बार्गेन करेगा तो हम IMF की पाकिस्तान को बंद कर देंगे, गरीब बेरोजगार के साथ जो मुआहदा कर उसको चलने नहीं देंगे। इसी तरह जब हम यहाँ बात करते हैं तो जब इंडिया ने हमला किया तो इमरान खान की जमात के उमर अयूब साहब हों या कोई और हो, उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। इनकी सफ़ों से हर वक्त इस तरह की आवाज़ें आती हैं और वो आती रही, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस चीज़ से तंग आ गई है कि मैं ना मानूं कि जो रट है इनकी और अपनी ज़ात जो है मुल्क से आगे बलातर होकर जो उन्होंने रखी हुई है, पीपल हैव गिवन अप ऑन इट। और इसीलिए लोग ये बयानियां उठाकर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा कि जूं इनका बयानिया था, जब इन्होंने कहा 7 नाफरमानी की कॉल करेंगे, पाकिस्तान से फौरन लोग अपनी रेमिटेंस नहीं भेजेंगे, तो रेमिटेंस डबल हो गई। जब उन्होंने कहा कि लाखों लोग, करोड़ों लोग लेकर आज पहुंचेंगे, तो लोगों ने निकलने से इनकार कर दिया क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट एनी मोर। और पाकिस्तान जो है इस मुश्किल टाइम पे, जब इर्द गिर्द के सूरत हाल आपसे बेहतर कौन जानता है या पढ़ता है इन चीज़ों को, कि जो आज वर्ल्ड ऑर्डर है वो है ही क्या कि माइट इज़ राइट, और माइट इज़ राइट के बाद ये जो गजा है, ये इन मुल्कों के बाद हमारी बारी आनी थी। लेकिन हमारी अफवाज ने जिस दलेरी के साथ इंडिया को रिस्पॉन्ड किया, हमारी अफवाज ने जिस दलेरी के साथ ईरान में इन्फिल्ट्रेट करके इसको सीज फायर में हेल्प किया, हमारी अफवाज ने इस रीजन में एक स्टेट्समैन होने का या एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का जो सबूत दिया, वो इस चीज़ को शो करती है कि हमारी एक अफवाज जो है वो बेहतरीन अफवाज है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं और वो स्ट्रेंथन होते हुए देखना चाहते हैं। और ये जितनी मर्जी कॉल्स दे दें, बच्चे इनके अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, बाहामा से, मेक्सिको से, कोई न्यू जर्सी से घूम फिर के बेशक आ जाए और जहां मर्जी आए, ये लोग जो है ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये अपने शोधाओं के साथ खड़े हैं, अपने शोधाओं के बच्चों के साथ खड़े हैं और इस मुल्क के झंडे के साथ खड़े हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। जी ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है। मैडम आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो एंटी स्टैब्लिशमेंट आपका नैरेटिव है इमरान खान साहब का और पार्टी के कुछ लोगों का, वो ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो आपके लीडर्स हैं उसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इमरान खान साहब की ट्वीट्स आ जाती हैं लेकिन पार्टी की तरफ से उसकी खास को हौसला अफजाई नहीं होती। तो इस वजह से इमरान खान साहब थक गए, उन्होंने कहा जी ये जो लोग मेरा बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते वो अपने आप को फारग ही समझे। तो पार्टी क्यों नहीं बोझ उठा रही? छोटी सी ब्रेक दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सेनेटर साहब, 2 चीज़ें हैं, एक तो ज़ाहिर पार्टी का बयानिया है और इमरान खान साहब का बयानिया पार्टी का नहीं है, क्योंकि ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई उसने पूरा नैरेटिव ही चेंज करके रख दिया पूरी स्टेट का। अब लोग फौज के खिलाफ बात ना सुनना चाहते हैं ना करना चाहते हैं। दूसरा, जब इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं तहरीक के लिए तो इसका मतलब ये हो कि पार्टी फेल हो गई। जब पार्टी फेल हो गई है तो फिर उनके बेटों को आना पड़ गया, तो कहाँ स्टैंड करते हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जब आप इस मखमसे के हालात में होते हैं, जैसे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लीडर्स आपने सारे बंद किए हुए हैं, जो बाहर हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में फंसे हुए हैं, तो जो क्योंकि देखिए ना, जो नेम्ड लोग हैं उनको तो आपने ऐसे काबू किया हुआ है कि वो कुछ कर नहीं सकते। मैं लीडरशिप में हूं नहीं, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि लीडरशिप क्या सोचती है इन चीजों के बारे में। 90% पार्टी तो बाहर है ना जी, गौहर खान है, उमर अयूब साहब हैं, शेख वकास अकरम साहब हैं, गंडापुर साहब हैं, लाइन लगी सुलेमान अकबर राजा साहब हैं। बात ये जी कि मैं इनके ऊपर कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं एक बहुत अदना सा वर्कर हूँ। मैं क्या कह सकती हूँ कि वो आपके मेरे सामने मुझे तो वही पूछे। मैंने आपको कहा है मेरी एक्सेस ही नहीं है, मैं किससे पूछूं? पार्टी के किसी बंदे से एक्सेस नहीं? शिबली फराज साहब से? शिबली फराज साहब तो बड़ी कोशिश करते हैं, हाँ, सेनेट के अंदर भी। अच्छा, वो सारे वो एक साइड पे क्या था, जो हमारी सेनेट के लोग हैं उनसे हमारी एक्सेस है, उसके अलावा मेरी तो किसी से एक्सेस नहीं। तो आप तो मीटिंग में नहीं बुलाते हो? अभी फिलहाल तो नहीं बुलाया। तो ज़ाहिर जब ये सूरत हाल होगी तो ज़ाहिर कौन सी तहरीक चलेगी फिर?
ये तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मसला ये है कि मुश्किल हालात हैं इस वक्त, और पार्टी के जो नेम लोग हैं, देखिए जी, जिसने पाकिस्तान में रहना है, आपने इस मुल्क में रहना है, आपने इस मुल्क में खाना है, आपने इस मुल्क में पीना है, तो उसके लिए आपको ये कोई ये समझे कि आप जहां पर रह रहे हैं उधर जो ताकतवर लोग हैं उनके साथ आप लड़ाइयां तो नहीं कर सकते ना। आपको किसी तरीके से स्टेट के साथ लड़ना भी चाहिए, स्ट्रैटेजी से चलना चाहिए। और एंटी स्टेट तो मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी नहीं होगा, कोई पाकिस्तानी एंटी स्टेट नहीं हो सकता, फिर वो पाकिस्तानी नहीं। लेकिन 27 यूट्यूबर्स को आज बैन किया है, उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं ये एंटी स्टेट है। देखिए लेकिन ये तो देखिए ना, ये तो वही बात होगी ना जो भी पेशावर हाई कोर्ट में हुआ, अपना मकसद पूरा करने के लिए। ये देखिए, ये जो एक आंख बंद करके जो जस्टिस है ना, ये इसी किस्म की हरकतें हैं जो अवाम को अपने खिलाफ कराती है। हुकूमत को देखें, अवाम पागल नहीं है, अवाम कुछ कर नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि अवाम को समझ नहीं है। अवाम को पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज क्यों स्टे ऑर्डर दिया, क्यों दिया, ये तो आपको फायदा नहीं हो रहा। देखिए जी, 11 अगर सेनेटर आने थे, उसमें से 8 हमारे आने थे, चलो 4, चलो 7 हमारे आ जाते, 7 अगर हमारे सेनेटर्स आ जाते तो सेनेट में हमारी अक्सरियत हो जाती। ये कैसे हजम हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए पंजाब में भी रिजर्व सीटें आएंगी, नेशनल असेंबली में भी आएंगी, बाकी सब जगह आएंगी, सिर्फ केपी में काम नहीं चलेगा, क्योंकि केपी में काम चल गया तो आपकी 27वीं तरमीम कैसे आएगी? ठीक है ना? तो आपके खिलाफ साजिश है ये? नहीं, साजिश नहीं है, हकीकत है ये। ये तो हकीकत है, इस हकीकत को देख के आगे चलना है। ये जो स्टे ऑर्डर है, इसने वैसे सरप्राइज कर दिया सबको। देखें, बात ये है, सरप्राइज अदालतें सरप्राइज नहीं करती। डेफिनेटली अदालत के सामने बहुत पुराना केस चल रहा है, पुराना डिस्प्यूट पेंडिंग पड़ा हुआ था। और आप कैसे कह सकते हैं कि जब आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट कहती थी ये सीटें इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जब पीटीआई को मिली तो उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट जो है उस वक्त सही थी। और आज अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि कानून के मुताबिक सब लोगों को आप सुनने के बाद वो करें और उस वक्त तक ओथ ना हो, तो आज हम कैसे कहें कि अदलिया को कि अदलिया ने गलत किया? अदलिया तो आप देखें कि वो तो कस्टडी में से बुला के भी जो है अदालतें जो हैं बहुत से लोगों को सुनती रही हैं, गो टू सी यू भी कहती रही हैं, और बहुत बड़े बड़े रिलीफ सादिक और अमीन के सादिक अमीन जो है उनके मैंने गुजारिश की वो लकब अलकाब भी अदालतें वो देती रही हैं। तो अदालत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना तो मेरा ख्याल में बिल्कुल कतई तौर पर जायज़ नहीं होगा। मैं बस ये वकील भी ये कहूँगा कि अदालतों की इज़्ज़त होनी चाहिए, न किसी को कभी अदालतों पे धावा बोलना चाहिए, न कभी किसी को जजेस के मुतालिक कोई किसी किस्म की रिमार्क्स देने चाहिए, क्योंकि अदलिया आदिल और अदल, मैं कहता हूँ वो मुनासिब अदल होना भी चाहिए, और कोई कमी बेशी हो तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि उन्हीं अदालतों को आपको अप्रोच करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन चुके हैं, और खुदा करे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी जो है वो कभी बने। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि वो भी कोर्ट्स भी बनने चाहिए। बाकी रह गया, आपने पेशावर वाली बात तो आपके सामने हो गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी अदारा है, उसने तो जिस तरीके से जैसे उसके बाद उन्होंने जो है जैसे सीट जो है अलाट हुई तो उन्होंने 21 जुलाई का जो है शेड्यूल जारी कर दिया। अब उसके बाद पहले भी ये इतना अरसा जो रोका रहा है वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं रोका रहा, वो भी अदलिया के स्टे ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग जो है पेंडेंसी की वजह से इतना अरसा भी डिले हुआ है। तो गवर्नमेंट और हम लोग तो तकरीबन हर शहरी चाहता है कि वक्त के ऊपर ये जमहूरियत का जो पहिया है वो चलता रहे, जिसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए, जिसको आवाम वोट देंगे उसको आगे आना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है जो कुछ भी हो रहा है बेहतर हो रहा है, लेकिन जो कुछ हम ईमान के अंदर जो कुछ कर रहे हैं हमें उस पर नजरसानी करनी चाहिए। बिल्कुल। दानियाल साहब को बात, दानियाल साहब ये जो 21 जुलाई के इलेक्शंस हैं सेनेट के, मुझे नहीं लगता कि इस स्टे ऑर्डर के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हो सकेंगे, क्योंकि एक आध दिन का ज़ाहिर कैच रह जाएगा, और उसमें अगर ये इलेक्शन नहीं हो जाते तो आपको फ़ायदा है, 2/3 मेजॉरिटी आपकी आ जाएगी, 27वीं तरमीम भी आप कर सकेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट से क्यों महरूम रखना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि ये पिटीशन आपकी थी? देखें हम किसी को महरूम रखना नहीं चाहते, और बिल्कुल ये पिटीशन थी, और इस पिटीशन का जो डिटेल ऑर्डर है वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है इनको महरूम रखने की, तो देखें ये महरूमी जो है इन्होंने अपने आप को खुद रखने का फैसला किया है। यहाँ आपके पास 2 बयानिए हैं। वो एक बयानिया है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान शुड गो फॉरवर्ड,
और कंस्ट्रक्टिव पाकिस्तान या एक टूटा फूटा पाकिस्तान, जहां दहशतगर्दी हो, जहां लॉलेसनेस हो, जहां जिसका दिल करे वो तलवार उठा के दूसरे की गर्दन उतार दे और कहे ये ठीक है, ये दो बयानिए इकट्ठे अब नहीं चल सकते। पाकिस्तान जो है एक बयानिए के साथ ही चल सकता है और वो है कि मुस्तकम पाकिस्तान, और उसके लिए आपको जो भी कोशिश करनी पड़ी वो हुकूमत और वो इदारे मिलकर उसी सिस्टम के साथ चलेंगे कि आप अगर ऐसा बयानिया जो मुल्क को कमज़ोर करेगा तो वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता इस टाइम पे जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो आपके गिरदोनवा में हालात हैं वो माइट इज़ राइट के हैं, तो अगर उस टाइम पे अगर मुल्क मजबूत नहीं होगा तो फिर हम उनको फेस, जो बाहर से थ्रेट्स हैं उनको फेस नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये नहीं हो सकता कि ये जब जमीन पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो कहीं ये मुज़ाकरात की बात करें और जब ये छत पे चौथे फ्लोर पे चढ़ के फिर खड़े होकर गालियां दे। देखिए आज मुज़ाकरात के टेबल से ये खुद उठ के गए थे, आज तमाम नेगोशिएटिंग जो डायलॉग हो रहे थे उनको छोड़ के खुद गए थे अपनी मफाद के लिए, और इसलिए मफाद के लिए क्योंकि इनका बयानिया कंस्ट्रक्शन नहीं है, इनका बयानिया तामीर और तरक्की नहीं है, इनका बयानिया प्रोग्रेसिव पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि ये वो जमात हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम है BRT, जो 6 अरब से शुरू हुआ था और 100 अरब के पास पहुंचा, जिसके दरवाजे उल्टे लगाए गए थे और बाथरूम भी उल्टे बनाए गए थे। ये वो जमात है, तो इनके पास बयानिया तो है नहीं, इनके पास सवाए नफरत के कुछ भी नहीं है। ये नफरत के बीज बोकर सियासत कर रहे हैं, ये नफरत के बीज बोकर पाकिस्तान को अलग करने की बात करते हैं। लीडर्स वो होते हैं जो पाकिस्तान, जो मुल्क को इकट्ठे करने की बात करें, जो माफी की बात करें, जो चलाने की बात करें। जो लीडर हर वक्त ये बात करे कि मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अपने बच्चों के हाथ में मैकडॉनल्ड्स हो और अमेरिका और बरतानिया में घूम रहे हो और लोगों के बच्चों को कहो तुम कफन पहन कर आओ, ये लीडर्स नहीं होते। लीडर्स ना अपने बच्चों पे तो ना लोगों के बच्चों को कफन पहनाती हैं, चीजों को मफामत से आगे लेके चलते हैं। आज भी अगर ये डायलॉग करना चाहते हैं, मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, पार्लियामान में इनकी जमात है, इनके सारे लोग वहां मौजूद हैं। अगर ये अपनी छुट्टियों के लिए और इंग्लैंड और अमेरिका जाने के लिए स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे नाम डालें और हमें टिकट दिए जाए, तो ये इसके ऊपर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मुल्क इनका है। अगर ये इस चीज के ऊपर मिन्नतें कर सकते हैं कि कमेटी की हम जिसके हेड हैं हमें गाड़ियां ठीक नहीं मिल रही, तो ये मुल्क के लिए भी बात कर सकते हैं, ये मुल्क के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये तनकीद बराए तनकीद छोड़कर तनकीद बाय इस्लाह करेंगे और आगे लेके जाने की बात करेंगे तो हल निकलेगा। और अगर ये इसी तरह समझेंगे कि ये अपनी ताकत से और जोर से अपनी अफवाज को, अपने स्टेट को, मुल्क को कमजोर कर सकेंगे, आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल इन एनी अदर वे। ठीक हो गया, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये आपका बयानिया है क्या पार्टी का? समझ नहीं है, यकीन करें कि आप फौज के साथ लड़ना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ना चाहते हैं, पूरे मुल्क के साथ लड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ लड़ना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे देखिए बात ये कि हमारा बयानिया तो आप लोगों ने हमारे लिए बनाया हुआ है। अभी मैं उनकी, हम तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बात करें। दानियाल चौधरी साहब तो इतने गुस्से और इतनी नफरत से बात करें, मैं तो सुन के परेशान हो रही हूँ कि हम में तो ये नफरत नहीं है जो वो एक्सप्रेस करें। तो बयानिया तो आपने हमारे लिए बनाया हुआ है, हमारा तो ये बयानिया नहीं है। हमारा तो बयानिया ये है कि हम पाकिस्तान के लिए आए थे। आप इमरान खान साहब की तकरीर सुनने यूनाइटेड नेशंस की, चले मेरे बाकी लोग देखे ना, अभी तो खान साहब जेल में है, जो उनका सोशल मीडिया जो अमेरिका में बैठा है या पता नहीं कहां बैठा है वो उनकी ट्वीट्स करता है, ठीक है, उसमें भी कोई गड़बड़ हो सकती है। खान साहब, सर मुझे नहीं पता, मैं तो खुद उसकी विक्टिम हूं, उसको रहने दे। खान साहब ने जो अपने मुंह से बातें कही उनकी बात करें ना। उन्होंने जाके इंटरनेशनल फोरा पे क्या कहा पाकिस्तान के लिए? उन्होंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए। उन्होंने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान को हम इस्लामोफोबिया का दिन उन्होंने मनवाना शुरू किया। पाकिस्तान को, कश्मीर के लिए उन्होंने आवाज उठाई, मुसलमानों के लिए उन्होंने आवाज उठाई, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए अमेरिका को बेसिस ना देने की बात उठाई। ये सारी बातें, जंगल का बादशाह है और सर आप ये देखिए, मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, और बाहर जो तहरीक चल रही है मुल्क से बाहर, कभी भी देखें, वी आर ऑल पाकिस्तानीज फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई और चीज है, ठीक है। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अब जिस तरह अगर हम बातों की बातें करें तो जरदारी साहब ने नहीं कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे, कहते तो सब लोग बड़ी बड़ी बातें हैं। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्त बातें की हुई है, शहबाज शरीफ साहब कई दफा कह चुके हैं कि ये हो जाए तो मेरा नाम बदल दो, मैं सियासत छोड़ दूंगा। उन्होंने छोड़ी सियासत, वही बातें की लेकिन सियासत नहीं छोड़ी। अलीमा खान साहब की बात को जरा सीरियस न लिया जाए, इसलिए थोड़ा देखें, बात सुने, सियासत में थोड़ा सा धीमे मिजाज से चलना चाहिए। ये लंबी गेम है, ये कोई जल्दी की गेम है नहीं। लोगों के मुंह में लुकमे डालना, हमें स्टेट का खिलाफ बनाना, ये भी गलत बात है। और जिस तरह की ये बातें बयानी है कि जी हमने तोड़ी चीजें, अब किसने तोड़ी, कौन वो बंदे थे, ये सब जानते हैं कि ये किस तरह से सारा इवेंट हुआ। आपका जो दुश्मन है ना वो आपका सोशल मीडिया, आप यकीन करें। देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा है। वही दुश्मन है जिसने पाकिस्तान का हमारा नेशनल एंथम हमारी किताबों के पीछे से हटा दिया। वही दुश्मन है जिसने अल्लामा इकबाल के दिन मनाने से हमें रोक दिया। हमारे दुश्मन वो हैं जो हमारे अंदर बैठे हुए और हमारे खिलाफ, जिसकी वजह से हमारी किताबों में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो गलत है, इस्लामियात पढ़ाई जाती है वो गलत है, हमारी ज्योग्राफी जो पढ़ाई जाती है, ये हमारे अंदर के दुश्मन है। ये नहीं कि हम एक दूसरे से लड़ते रहे, भाई हम एक कौम है। तो आप बैठे ना, गवर्नमेंट के साथ बैठे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मैं तो बैठी हूँ, लेकिन मेरी हैसियत कुछ नहीं है, मैं जो कुछ कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। ऊपर से मैं खातून हूँ। काश आप जैसी सेंसिबल आवाज जो है पार्टी के अंदर और भी होती है, यकीन करें। आप मसले हल हो चुके होते हैं। चौधरी साहब पहले तो मैं अपनी बहन की एक बात का जवाब साहब को जरा लेके फिर मैं वापस आता हूँ। साहब जी साहब, मेरी बहन ने जो बातें की है ना, चौधरी साहब, खाली एक क्विक थिंग, जो इन्होंने इतनी अच्छी और सेंसिबल बातें की हैं, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे वाकई नहीं फील हो रहा दैट आई एम सिटिंग विद समवन जो इनकी जमात से ताल्लुक रखती हैं। अगर यही सोच रख के ये आगे चले ना, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप अगर ऐसे लोगों को लेके आए, आपका हल ना निकले तो आप मुझे पकड़ लेना। बड़ी अच्छी बात है जी। जी चौधरी साहब, मेरी बहन ने बात की कि जरदारी साहब ने ईंट से ईंट वाली बात की है। देखें बात ये है, जरदारी साहब ने यह भी तो कहा कि जब उसके घर में पाकिस्तान बात ये है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा, जिसको मैं समझता हूँ हम तीनों लोग कहते हैं, अपना लीडर भी मानते हैं, मुल्क का पाकिस्तान का सरमाया भी मानता है, कि उनकी मैयत के बाद उन्होंने पाकिस्तान को जोड़ने की भी बात की है। मैं ये बताऊँ कि किसी पार्टी के ऊपर इस किस्म का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम या जरदारी साहब पे नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को जो है ज़िक पहुंचाने के लिए हम कहें कि पाकिस्तान में आप पाकिस्तान की मदद छोड़ दें, पाकिस्तान को फंडिंग न करें, इस किस्म की जो है सूरत हाल जो है, इस किस्म की जो पोजीशन, मैं ये कहता हूँ एक बात मेरे लिए आज के प्रोग्राम में बड़ी खुश आइंदा है कि बहन के साथ मुलाकात हुई है कि PTI की सोच माशाअल्लाह ताला या बदल गई है या मुझे ये आज देखने का मौका मिला है। तो इसका क्रेडिट तो मैं फिर समझता हूँ कि PDM को जाता है कि ये इस वक्त गुजरने के साथ साथ ये ट्रेनिंग होने के बाद इसकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो बात ये वहाँ तो कोई बिल हो तो किसी पे होती है। तो मेरी गुजारिश ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ सब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन इंशाअल्लाह ताला मुस्तहकम होगी। और एक बात के ऊपर मुझे खुशी है, मुझे वो उस पर सोचना चाहिए था कि जब ये पाकिस्तान इंडिया की बात हुई है तो पूरा मुल्क और कौम बिला तफरीक कि कौन किस पोलिटिकल पार्टी से हम साथ खड़े हो PTI के सोशल मीडिया के कुछ लोग उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन जो बात कर रहे थे बात ये हिंदुस्तान के थे, आपके अंदर सारा दुश्मन बैठा हुआ है, परेशान तभी तो हम उन लोगों को उनको एक्नॉलेज करते हैं जो मुल्क और कौम के साथ उस आड़े वक्त में खड़े हुए थे। और अच्छी बात है कि अब हम मिल बैठे, हम आपस में देखें और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको हम मजबूत करें, इसको हम आगे चलने दें। और ये क्रेडिट एक लिहाज से सुप्रीम कोर्ट भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात की है कि ये जो केसेस हैं पॉलिटिकल लोगों के, उनके लिए एक टाइम फ्रेम जो है वो बैरिस्टर साहब इस बात की तस्दीक करेंगे, एक टाइम फ्रेम रख दिया है कि उनको इतने, मेरे ख्याल में वो 5 अगस्त से पहले वो टाइम लैप्स कर जाएगा कि केसों का फैसला कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में वो भी एक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। 5 अगस्त से पहले फैसले हो जाए। मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डायरेक्शन दिए हैं, जो जनरल डायरेक्शंस दिए हैं अदालतों को, ये कहा कि आप जल्द कर से इतने हफ्ते के अंदर ये केसेस जो हैं इनको आप डिस्पोज
डिस्पोजल कर दें। अगर केसेस अगर झूठे हैं और केसेस में अगर कोई गवाही नहीं है, कोई मटीरियल नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर हो जाएगा पोलिटिकल पार्टी को डिस्पोजल हो जाएगा, या जिसको अपीलेट कोर्ट में जाना है वो अपीलेट कोर्ट में जाए, जिसको रिवीजन में जाना है वो रिवीजन में चला। एक सिस्टम जो है वो आगे चलना चाहिए। मैंने ब्रेक लेनी है। दानियाल साहब, आपके पास सवाल छोड़ो जा रहा हूँ कि 27 यूट्यूबर्स पे आज आपने पाबंदी लगा दी, इस पाबंदी का फायदा क्या होगा? वीडियो लोग देख लिया करें कि आपने जरूर इंपॉर्टेंस दिलवाने थे इन 27 लोगों को। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक हो दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा दानियाल साहब, ये 27 यूट्यूबर्स पे पाबंदी लगा दी आपने और अब जाहिर है आपने उनको इंपॉर्टेंस भी दिलवा दी, पूरी दुनिया को बता दिया कि ये लोग हैं जो पाकिस्तान को मतलूब नहीं है, तो उसके बाद जाहिर है वो वीपीएन से देखे जाएंगे, तो फायदा क्या होगा इसका? जावेद साहब, देखें, जो लोग बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स करते हैं या मुल्क के इदारों के खिलाफ कैंपेन करते हैं, तो उनको एटलीस्ट, हाँ बिल्कुल, वीपीएन के थ्रू देखा जा तो सकता है, लेकिन ये पहली कड़ी है कि उनको डिक्लेयर करने की कि ये नॉन स्टेट या जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ करते हैं, दे आर फॉरबिडन, दे आर नॉट अलाउड। और जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या उनके ऊपर पाकिस्तान में केसेस बन चुके हैं या बने हुए हैं, तो उनको लाने का प्रोसेस भी फॉलो किया जाएगा। और जो जिस तरह जो यहाँ की रूल्स और उनको वायलेट करते हैं उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। दिस इज़ द लीस्ट दैट कैन बी डन। तो मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ, आई कांट डिसएग्री, कि इस तरह इनको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन इसके बगैर कोई हल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी पार्टी के अंदर ना 2 लोग हैं, शहबाज गिल साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, ये भी जाहिर है इनकी भी ट्वीट्स बड़ी खतरनाक होती हैं, इनका बयानिया भी बड़ा खतरनाक है, बाज़ को पार्टी के भी खिलाफ हो जाता है, पाकिस्तान के भी खिलाफ हो जाता है। इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी, 27 लोगों पर पाबंदी लगी। आप खुद ही समझते हैं। देखिए जी, उसामा बिन लादेन थे ना, उनको पहले अमेरिका ने बनाया, उसके बाद वो अमेरिका के खिलाफ हो गए। तो ये जो लोग मशकूक बैकग्राउंड के होते हैं वो फिर इसी तरह, शहजाद अकबर साहब आप मुझे बता दें, हमारी हुकूमत के दौरान उन्होंने कोई एक मीडिया ट्रायल के अलावा उनका जो मैंडेट था उस पर उन्होंने एक चीज डिलीवर की हो। ये बड़ी अलल ऐलान में ये बात कहती हूँ। और शहबाज गिल साहब तो वो आपके सामने है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये नहीं, इनके ऊपर पाबंदी पहले लगनी चाहिए थी। देखिए वो तो ये जो बैठे हुए हैं हुकूमत वाले, देखिए ना, तो इनकी भी तो ये जिसको इन्होंने मशहूर करना है उसको कर रहे हैं, जो इनका कोई ना कोई पर्पस सर्व करता है। आप मुझे बताएं, जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान से बाहर चले गए, वो कैसे चले गए? हम तो जब ईसीएल पे हमारा नाम होता है, चिड़िया नहीं पर मार सकती, ठीक है, तो कैसे चले गए मुल्क से बाहर? तो फिर आप इनको सपोर्ट क्यों करते हैं? मैंने कहा सपोर्ट किया, मैं तो देखती पार्टी तालियां बजाती, कहती वाह वाह वाह। देखिए पार्टी, अभी मसला ये है कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन पार्टी, जो इमरान खान को सो कॉल्ड अपनी फोटो लगा ले या कहे मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं, हो वो अंदर से हिंदुस्तानी, हो वो अंदर से इजरायली, कोई बॉट हो, तो उसका आप क्या करेंगे? तो आप अप्रिशिएट करते हैं कि लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए? नहीं, मैं इस बात पे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि देखिए जमहूरियत में हर आदमी को बोलने का हक है। क्या किसी ने कर लेना? पार्टी डिसओन कर रहा है, इंडिपेंडेंट लोग हैं, हमारे इनके साथ कोई ताल्लुक है जी। पार्टी किस, उन्होंने आपके झंडे लगाए हुए, इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बने हुए हैं। आप किसी को रोक सकते? किसी को नहीं रोक सकते आप। देखिए ना, इट्स जो आपके बयानिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बयानिया को तो दयानियाल चौधरी साहब भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो गलत बयानिया हमारे मुंह में डाल रहे हैं, जो हमारा बयानिया है ही नहीं। वो आपकी पार्टी के नहीं है, तो आपकी पार्टी मकसद ये कि कौन कहता है जी हमारी पार्टी के, खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड। अब आप किसी को रोक तो नहीं सकते। कोई अगर कलमा पढ़ ले, कलमा है हक, तो वो मुसलमान बन जाता है ना, हो वो पीछे से यहूदी या जो भी कुछ हो। मतलब मैं आपने 27 लोगों को मशकूक कर दिया वैसे। 27 लोग नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज कि एक आदमी अपने मुंह से कुछ कहता है, आप उसके दिल में तो झांक नहीं सकते ना। ये शायद साहब वैसे जो ज्यादा खतरनाक लोग हैं वो इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। देखें, मेरा ख्याल में ये है कि दानियाल साहब ने भी बहुत कुछ कह दिया, मेरी बहन ने भी बहुत कुछ कह दिया। तो यकीनी तौर पे जो मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ कोई भी आदमी किसी भी रूप में कोई काम करता है तो कानून को उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ऐसे कवानीन हैं, उन लोगों के पासपोर्ट जो हैं
वो भी कैंसिल होने चाहिए। उनको वापस पाकिस्तान में ला के उनकी ट्रायल जो है वो यकीनी तौर पे करनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए मिसाल बने। अगर कोई एग्जाम्पल होगी तो मैं समझता हूँ इस किस्म की एक्टिविटी में कोई आदमी जो है वो आइंदा शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूट्यूब चैनल है उस पर पाबंदी लगी है, शहजाद अकबर साहब के ऊपर नहीं लगी, शहबाज देखें उसके लिए तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी बहन ने जो कुछ कह दिया, मेरे ख्याल मुझे अब कुछ मजीद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये है कि मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये वक्त वो है कि जो हम लोग मौजूद हैं, जो हम कहते हैं, जो पाकिस्तान को चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए हम यकजा हैं, हमें आपस में मिल बैठ कर काम करने की ज़रूरत चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा सर, ये क्योंकि कोर्ट का आर्डर है तो ये बात गर्दिश कर रही है कि इस कोर्ट आर्डर की बुनियाद पे यूट्यूब से रिक्वेस्ट की जाएगी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इनको वहां से भी उड़ाएं क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है। बिल्कुल जी, देखें आप जब किसी प्लेटफॉर्म से किसी को बैन करते हैं तो फिर जो ओरिजिनल या कोर्ट का ऑर्डर हो तो ओरिजिनल जो कंटेंट ऐसा होता है उसमें अकाउंट्स भी रिमूव होते हैं और उसमें मल्टीपल हमने पहले होते भी देखे बाहर के मुल्कों के लोगों के अकाउंट्स। तो आई थिंक कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो ना कि खाली उनके कंटेंट को ऊपर करेगी बट उन लोगों के खिलाफ भी जो हमारे वहाँ फोरम जो हमारे वहाँ लोग बैठे हुए हैं वो उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी जो नॉन स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टिविटी जो है उसको अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट। जी ठीक, ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।